युद्ध और ये सब कर सकती हूँ, वहाँ पर उसकी कोई भूमिका नहीं होगी इंटरनेशनल लॉ की, है ना। सम्राट कोई निर्णय लेता है किसी देश को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में, है ना, तो वहाँ पर वो कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती कि साहब आप किस कंट्री को आप मान्यता दे रहे, मानवाधिकार का इन्होंने बहुत बड़ा उल्लंघन किया है ना। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि भाई इंटरनेशनल लॉ का टकराव ना हो रहा हो म्यूनिसिपल लॉ से, दिस इज़ द थर्ड थिंग, है ना। फिर ब्रिटेन की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो इस प्रकार के परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार करने से। सो दीज आर द hidden, you can say, clauses that come up when the actual relationship between the two types of laws is discussed। और जैसे हम कह रहे थे, अब ट्रीटीज को लेकर देखिए, अगेन ट्रीटीज ऑल्सो इम्पोज many restrictions on international law before they are considered to be as an integral part of the British municipal law। For example, any treaty, any international treaty that you can say that limits the rights or the freedoms of the British people, ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि जिससे ब्रिटेन की जनता की स्वतंत्रता का या अधिकारों का हनन हो रहा हो या सीमित हो रही हो, such a treaty will not be accepted unless and until it has been passed by the British Parliament। इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये तो अभी तक हमने आपसे जो बात किया वो तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात किया था, वो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात किया था। अब जो दूसरी बात हम कर रहे हैं वो ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल लॉ के बारे में, अर्थात एक दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है। तो ये संधि आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, ये तो और भी ज़्यादा आपके लिए, इसमें तो और भी ज़्यादा इफ्स एंड बट्स हैं, किंतु परंतु है। तो अर्थात ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि जो आपके लिए कि जिसका ये एक उद्देश्य ये है कि, या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि जिससे ब्रिटेन की जनता के अधिकारों का ये स्वतंत्रताओं सीमित हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संधि तब तक ब्रिटेन का पार्ट नहीं बनेगी जब तक ऐसी संधि को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने स्वीकार ना कर लिया हो। भले ही वहाँ की सरकार ने ऐसी कोई संधि पर हस्ताक्षर कर लिया हो, बट सच अ ट्रीटी मस्ट हैव बीन पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओनली देन दैट ट्रीटी कैन बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रिटिश म्यूनिसिपल लॉ। सिमिलरली, इफ एनी ट्रीटी हैज अ corroding effect on the territorial possessions of Britain, again such a treaty will have to be ratified by the Parliament before it becomes an integral part of the British municipal law। अर्थात ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि जिस पर ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए, लेकिन यदि ऐसी संधि से ब्रिटेन की प्रादेशिक आपके लिए क्षेत्रों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्षेत्र कम हो रहा है, बढ़ रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो ऐसे में वो संधि स्वीकार नहीं करी जाएगी जब तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको स्वीकार ना कर ले। इसी तरह से और भी कोई संधियाँ होंगी, ऐसी कोई संधि जिससे ब्रिटेन के संबंध दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भी संधि ब्रिटेन के राष्ट्र विधि का हिस्सा नहीं बन पाएगी जब तक ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसको स्वीकार ना कर लिया हो। सो वी फाइंड दैट so far as a treaty based international law is concerned, it faces lot of hurdles before it becomes a part and parcel of the British municipal law। तो दोनों के संदर्भ में आप जान लीजिए कि जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो तो कहता है, ब्रिटेन की जो विधि है, राष्ट्र विधि, वो कहती है कि हम तो मान के चल रहे हैं कि जो परंपरावादी अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो ब्रिटेन की राष्ट्र विधि का हिस्सा होंगे। ये ब्लैकस्टोनियन डॉक्ट्रिन के द्वारा कहा गया, बीच में फ्रैंकोनिया केस के द्वारा इसको पलट दिया गया था, लेकिन बाद में वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी वर्सेस रेक्स नाम के 1905 के अदालती फैसले में ब्रिटेन की इस स्थिति को बहाल कर दिया गया, पुराने की स्थिति को बहाल कर दिया गया, है ना। लेकिन जैसे हमने कहा, ये तो भले पुरानी स्थिति बहाल हो गई, दैट देयर हैज़ बीन अ रिटर्न टू द ओल्ड सिचुएशन, कि दैट इंटरनेशनल लॉ, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ, नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ ऑफ ब्रिटेन। बट अगेन देयर आर मेनी कैविएट्स, देयर आर मेनी हिडन कैविएट्स, बहुत छुपे हुए इसमें कैविएट्स हैं, अर्थात छुपे हुए उसमें रोक हैं, रुकावटें हैं। और जो हमने बताया स्टार्क क्या कहता है ना, इसके अलावा उसमें जो अपवाद कहे गए हैं वो क्या कह रहा है ना।
और साथ साथ जब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, सो द इंटरनेशनल ट्रीटीज अगेन दे आर मच मोर, यू कैन से they are much more you can say that so far as international treaties are concerned, British Parliament is very alert to accept, it is very alert, before it can accept such treaties as an integral part of Britain's municipal law, है ना। तो भले ही राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर तो कर दिए जाते हैं out of the international goodwill, but in effect it has to be passed by the British Parliament before it can become a part of the Britain's national law, है ना। तो अर्थात दोनों प्रकार से ये कुछ समस्याएं हैं। भले ही ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ को ब्रिटेन की राष्ट्र विधि का हिस्सा माना गया है, स्वाभाविक रूप से स्वतः माना गया, लेकिन फिर भी बहुत सारी इसमें रोक लगी हुई हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द ब्रिटिश एटीट्यूड, और वी कैन से दिस इज द ब्रिटिश एटीट्यूड और द ब्रिटिश यू कैन से व्यू रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉ। ब्रिटेन का ये एक विचार है, ये उसका एक आप कह लीजिए कि एक उसका एटीट्यूड है, इसकी ये एक सोचने की या उसके बारे में अपनी बात कहने की ये एक तरीका है। This is how Britain looks at the international law. So the British attitude or the British, you can say understanding of international law can be evaluated on these three planks, that is the Blackstonian Doctrine, the Franconia case and the West Rand Central Gold Mining Company versus Rex। ये तीन महत्वपूर्ण अदालती फैसले जिनके आधार पर हम ब्रिटेन का क्या रुझान है, ब्रिटेन का क्या दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय विधि के संदर्भ में, इन तीन अदालती फैसलों पर, तीन कोर्ट जजमेंट्स के ऊपर हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। और साथ साथ हमें कुछ अपवादों को भी याद रखना पड़ेगा, और साथ साथ ट्रीटी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधि जो संधि पर आधारित रहती है वो क्या कहती है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन उसके संदर्भ में क्या कहता है, कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ ब्रिटेन की राष्ट्रीय विधि का हिस्सा बन पाएगी। हाँ, बन जाएगी, उसकी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पहले उसको ब्रिटेन की संसद से पारित होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा, इंटरनेशनल संधि ट्रीटीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तब ऐसे में वो इसका हिस्सा बन जाएगी, और अगर नहीं पार्लियामेंट अप्रूव करती है देन वो उसका हिस्सा नहीं बन पाएगी। सो दिस इज़ द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स अ इंटरनेशनल लॉ और द ब्रिटिश प्रैक्टिस टुवर्ड्स अ इंटरनेशनल लॉ, है ना। तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। लेट अस कॉल इट अ डे, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्पीकिंग अबाउट द अमेरिकन एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ। अमेरिका का क्या दृष्टिकोण रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति, है ना। तो अगले टर्न पर हम आपसे इस विषय के संदर्भ में बात करेंगे, है ना। सो आई होप दैट यू विल फॉलो माई लेक्चर एंड यू विल कंटिन्यू रीडिंग द बुक्स, योर ओन सोर्सेस ऑफ material. So please keep studying and please stay in touch with the subject and try to follow my lectures, है ना, with all these words, and thank you so much for being patient with my lecture, and I must say a big thanks to you all. So in my next lecture I will be coming up with America's attitude towards international law. Until then, it's bye and have a nice time. Okay, thanks a lot.